हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, ये कंफर्म कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन टुडेज चैप्टर। फ्रेंड्स, ध्यान रहे ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को और उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये मॉड्यूल ए चैप्टर 4 लेटर ऑफ क्रेडिट का चैप्टर है जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर दिया था। कुछ क्वेश्चन जो बचे थे, अब उन क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन वॉच नहीं किया है तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम पिछले सेशंस के कॉन्सेप्ट का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट? ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? A letter of credit which cannot be transferred, a letter of credit that can only be transferred once, a letter of credit that can be transferred in full or in part to a second beneficiary, a letter of credit which is automatically transferred to the advising bank। तो कौन सी ऑप्शन इसमें आपको लगती है कि वो मोस्ट सूटेबल आंसर है टू आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर बनता है आपका? तो अगर आपने अच्छे से वॉच किया है प्रीवियस सेशन को और उसके नोट्स भी आपने बनाए हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वंस, यस ये है तो करेक्ट, लेकिन देख लेते हैं कि और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो नहीं है। इट इज़ एलसी विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन फुल और इन पार्ट टू ए सेकंड बेनिफिशियरी, सो दिस अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एडवाइजिंग बैंक, नो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दैट इज अ स्टेटमेंट सी। How many second beneficiaries can be involved in a transferable LC? Transferable LC में कितने second beneficiary involve हो सकते हैं? Only one, only two, multiple या none? Second beneficiary हो ही नहीं सकता transferable LC के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट आंसर है? सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आंसर बनता है हमारा मल्टीपल सेकंड बेनिफिशरीज हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक हो, ये ज़रूरी नहीं कि 2 हो, सो इट कैन बी मोर देन 1। तो मोर देन 1 मीन्स इट इज मल्टीपल। सो ऑप्शन आंसर बना हमारा सी। व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर एलसी टू बी ट्रांसफरेबल? अगर एलसी को ट्रांसफरेबल बनाना हो तो क्या एक्शन की ज़रूरत पड़ती है? नोटिफाई द इशूइंग बैंक, रिक्वेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द बेनिफिशियरी, एडवाइज एलसी टू सेकंड बेनिफिशियरी, स्पेसिफिकली ट्रांसफरेबिलिटी इन द क्रेडिट। तो स्पेसिफाई ट्रांसफरेबिलिटी इन द क्रेडिट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? एक बार फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका ऑप्शन आंसर। यस, कौन सा आंसर बनता है? ट्राई टू आंसर। तो ऑप्शन आंसर बनता है कि उस एलसी के अंदर जो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी का फीचर है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर बनता है। कैन ए सेकंड बेनिफिशियरी फर्दर ट्रांसफर एलसी टू अनदर थर्ड पार्टी? क्या सेकंड बेनिफिशियरी ट्रांसफरेबल एलसी को
आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को? यस कर सकते हैं। नो नहीं कर सकते। ओनली विद परमिशन ऑफ इशूइंग बैंक कर सकते हैं। ओनली फॉर एडवाइजिंग बैंक एग्रीज। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? क्या सेकंड बेनिफिशियरी ट्रांसफरेबल एलसी को थर्ड पार्टी को आगे ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ऑप्शन हमारा रहेगा वो ऐसा नहीं कर सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। व्हाट इज पर्पस ऑफ एडवांस अमाउंट रिक्वेस्टेड अंडर रेड क्लॉज एलसी? रेड क्लॉज एलसी के अंदर जो एडवांस रिक्वेस्ट किया गया उसका पर्पस क्या रहता है? टू कवर शिपिंग कॉस्ट, टू फाइनेंस मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑफ गुड्स, टू पे फॉर इंश्योरेंस फीस या टू कवर इंपोर्ट ड्यूटीज। तो किस पर्पस के लिए इनमें से उस एडवांस मनी को यूज किया जाता है अंडर रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट? क्वेश्चन नंबर 5। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो ऑप्शन आंसर हमारा बनता है टू फाइनेंस मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑफ गुड्स। इस पर्पस के लिए ये एडवांस दिया जाता है। तो ऑप्शन आंसर बी हमारा बनेगा। वेयर कैन एक्सपोर्टर और सेलर रिक्वेस्ट एडवांस अमाउंट अंडर रेड क्लॉज एलसी? एक्सपोर्टर को या सेलर को जो एडवांस मिलने वाला है इसकी रिक्वेस्ट वो किसके पास लॉन्च करेगा अंडर रेड क्लॉज एलसी? एनी बैंक ऑफ हिज चॉइस, इशूइंग बैंक ओनली, nominated or negotiating bank indicated in LC, or any bank with whom credit is available, या local credit union को। तो ये रिक्वेस्ट एडवांस के लिए किसके यहाँ लॉन्च किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस विल बी लॉन्च्ड विद नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक जो एलसी में मेंशन होता है, या कोई भी ऐसा बैंक जिसके यहाँ ये क्रेडिट अवेलेबल हो। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। व्हेन इज एडवांस अमाउंट पेड अंडर रेड क्लॉज एलसी? एडवांस अमाउंट कब पे किया जाता है अंडर रेड क्लॉज एलसी? आफ्टर गुड्स आर शिप्ड, अपॉन रिसीविंग द एलसी, अगेंस्ट रिसीट एंड रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर, और आफ्टर क्रेडिट एक्सपायर्स। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है? एडवांस कब पे किया जाता है अंडर रेड क्लॉज एलसी? तो इट इज अगेंस्ट रिसीट एंड रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर। बेनिफिशियरी जब अमाउंट ऑफ एडवांस की रिसीट दे देता है और एक प्रॉमिस करता है कि वो डॉक्यूमेंट को इन ऑन टाइम सबमिट करेगा, तो इसके बाद उसको ये एडवांस अवेलेबल रहता है। What happens if exporter fails to fulfill obligation of exporting goods and submit a document after taking the advance? अगर एक्सपोर्टर एडवांस तो ले लेता है लेकिन अपनी ऑब्लिगेशन को जो उसने ये अंडरटेकिंग दी थी उसको फुलफिल नहीं करता, गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करता और डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करता, तो उस केस में क्या हैपन होगा? नेगोशिएटिंग बैंक विल बियर द लॉस, इशूइंग बैंक विल बियर द लॉस, exporter will forfeit the advance, nominated bank covers the loss। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? तो अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो फिर ये इशू आपको यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो दे दीजिए क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। So what is answer for question number 8? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बनता है हमारा बी। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? इशूइंग बैंक ये लॉस बियर करेगा, क्योंकि इशूइंग बैंक ने ये एक्स्ट्रा रिस्क अंडरटेक किया था, तो उसी को ये लॉस बियर करना होगा। फ्रेंड,
अब हम चलते हैं डिस्कशन ऑन ग्रीन क्लॉज एलसी। तो रेड क्लॉज एलसी क्या होता है वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसके क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करेंगे ग्रीन क्लॉज एलसी की। इन केस ऑफ ग्रीन क्लॉज एलसी, advance is normally paid not only against receipt and written undertaking from the seller to subsequently deliver the transportation document before credit expires, but also against receipt of additional document providing proof that goods to be shipped have been warehoused। तो ग्रीन क्लॉज एलसी कौन सा एलसी होता है? सो ग्रीन क्लॉज एलसी में जो रेड क्लॉज एलसी का बेसिक प्रोविजन है वो तो पूरा होता ही है। रेड क्लॉज एलसी का बेसिक प्रोविजन क्या है? एक रिसीट वो देता है रेड क्लॉज एलसी के अंदर एडवांस लेते समय, और अंडरटेकिंग देता है सेलर कि वो सब्सिक्वेंटली डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगा क्रेडिट एक्सपायर होने से पहले। तो ये तो अवेलेबल रहता है। इसके अलावा इसमें और क्या अवेलेबल है? तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है कि उसको जो एडवांस मिला है वो एक प्रूफ सबमिट करेगा कि गुड्स को वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिया गया है। यानी ग्रीन क्लॉज एलसी में जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है वो है गुड्स को वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर देना बेचने से पहले। सम टाइम सेलर्स क्या करते हैं? सो सेलर्स दूसरे कंट्रीज को गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहाँ वो वेयर हाउस में उनको स्टोर कर देते हैं और फिर वो बायर्स को तलाश करते हैं, या एक से ज़्यादा पहले से बायर्स होते हैं, वो इकट्ठा गुड्स को एक्सपोर्ट करके वेयर हाउस में रख देते हैं और फिर उन बायर्स को वो डिलीवर करते रहते हैं। तो इस प्रकार का एलसी जब इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को कवर करता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए रेड क्लॉज एलसी की कौन सा एलसी एक्सटेंशन के तौर के ऊपर काम करता है, सो विच एलसी इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी इट इज ग्रीन क्लॉज एलसी। So we can say that green clause LC provides a slightly better security than the red clause LC. So जो issuing बैंक है उसके लिए एक better security available रहती है in case of green clause LC, क्योंकि गुड्स असल में बन चुकी हैं, एक्सपोर्ट हो चुकी हैं और वेयर हाउस के अंदर उनको स्टोर कर दिया गया है। In the past, LCs were typed out in green and red colors. पास्ट में क्या होता था, जब पेपर के द्वारा एलसी को कन्वे किया जाता था ऑन पेपर, तो पेपर में जब एलसी के कंडीशन को टाइप किया जाता था तो उनमें रेड इंक को या ग्रीन कलर की फॉन्ट को यूज किया जाता था ताकि एक्सपोर्टर या नेगोशिएटिंग बैंक का जो अटेंशन है उसकी ओर आसानी से ड्राइव किया जा सके। लेकिन अभी ज़माना आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम में इस प्रकार का नहीं है, फॉन्ट यूज होता है रेड या ग्रीन कलर का, लेकिन पास्ट में ये स्पेसिफिकली टाइप आउट किया जाता था। ग्रीन क्लॉज एलसी के बाद अब हम बात करेंगे साइट या एक्सेप्टेंस एलसी की, डेफर्ड पेमेंट एलसी की या नेगोशिएशन ऑफ एलसी की। Now, साइट एलसी या एक्सेप्टेंस एलसी क्या होते हैं? अंडर साइट एलसी, बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फॉर्मिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी एट द नॉमिनेटेड बैंक्स काउंटर। सो साइट एलसी के अंदर क्या रहता है? साइट एलसी के अंदर बेनिफिशियरी को पैसा तुरंत मिल जाएगा। ही विल बी एबल टू ऑब्टेन पेमेंट व्हेन ही प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट करेगा, और वो डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एलसी के मुताबिक होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे एट नॉमिनेटेड बैंक्स काउंटर। तो जिस बैंक ने इसको नेगोशिएट करना है उसके वहाँ इन डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेगा एंड अगेंस्ट दोज डॉक्यूमेंट ही विल बी गेटिंग द मनी प्रोवाइडेड
terms and conditions, they are according to letter of credit. So these LCs are also known as DPLCs. इन डॉक्यूमेंट इन LCs को हम DPLCs भी कहते हैं. सो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे, पेमेंट ले ली जाएगी. इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है. अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ बायर, तो बायर को ये डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे? सो बायर को ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे जब वो पेमेंट कर देगा. तो डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट पेमेंट ओनली, नॉट बिफोर पेमेंट. तो ये फीचर किसका है? साइट LC का. नाउ यूज एज LC, जिसको हम एक्सेप्टेंस LC भी कहते हैं. So use as LC, also known as acceptance LC, bill of exchange or documents are drawn with certain use as period. तो इन LC में कुछ use as period होता है. So use as period means कि जो पेमेंट बायर ने करना है वो immediately नहीं करना. So it has to be done on some maturity date. और ये maturity date फ्यूचर की डेट रहती है. तो यहाँ पे पेमेंट फ्यूचर में किया जाएगा. सो इन यूज एज LC, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर डॉक्यूमेंट विद सर्टन यूज एज पीरियड एंड आर रीपेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट ए फ्यूचर डेट, सब्जेक्ट टू रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फॉर्मिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो यहाँ पे बायर ने जो डॉक्यूमेंट का पेमेंट करना है वो मेच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट किया जाएगा, यानी फ्यूचर डेट में पेमेंट किया जाएगा. और डॉक्यूमेंट उसको अभी रिसीव हो जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट LC के मुताबिक होने चाहिए. सो दिस मीन अगर वो साइट LC है तो बायर को डॉक्यूमेंट मिलेंगे अगेंस्ट पेमेंट, लेकिन अगर वो यूज एज LC है तो बायर को डॉक्यूमेंट मिलेंगे ओनली अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी उसको पहले पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो केवल अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा कि मैं डॉक्यूमेंट को ऑन ड्यू डेट पे करूँगा. तो इसीलिए हम उनको एक्सेप्टेंस LC भी कहते हैं. तो आई एम श्योर एक्सेप्टेंस LC, यूज एज LC, साइट LC, ये टर्म्स एकदम हमें क्लियर हो चुकी होंगी. यूज एज पीरियड में भी सर्टन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट और फ्रॉम डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये जो यूज एज पीरियड दिया जाएगा, ये पीरियड कब से शुरू होगा? ये पीरियड शुरू हो सकता है डेट ऑफ शिपमेंट से या डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से. और दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड द बायर. सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा, उसके बेसिस के ऊपर ये डेट फिक्स की जाएगी. इन LCs को हम DALCs भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. तो हम DA कहेंगे तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, DP कहेंगे तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है. तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मीन्स बायर को पेमेंट पहले करनी पड़ेगी फिर उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे. DA डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मीन्स बायर पेमेंट करेगा ऑन मैच्योरिटी, लेकिन डॉक्यूमेंट लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट का पहले एक्सेप्टेंस देगा. फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? फ्रेंड्स, नो. लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया है, इसको यूज करने से आपका स्कोर तो इम्प्रूव होता है, लेकिन आप इसके बेसिस के ऊपर केवल पास नहीं हो पाएंगे. सो केवल अगर आप लाइव क्लास वॉच करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होता, और पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है. फुल सिलेबस अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ करके कवर कर रहे हैं, तो अगर आप अपना स्टडी IIBF की बुक्स को यूज़ करते हैं तो उसमें आपके सामने कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं. तो दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. उन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, जिसके कारण आप उनको बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, और उससे आपका जो टाइम है, लॉट ऑफ टाइम इज़ कंज्यूम्ड.
और टाइम आपके पास पहले से कमी रहती है। इन बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए वो बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और इन बुक्स में आपको केस स्टडीज ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी। और केस स्टडी CIB के एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स को जब आप वॉच करते हैं तो आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपके ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है तो इसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल रहती हैं, तो उससे आपका जो केस स्टडी वाला इशू है तो वो भी टू ए लार्ज एक्सटेंट कंप्लीट हो जाता है। तो जब इतना कुछ आपको इतना सस्ते में अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लेकर के अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, और अगला पार्ट हमारा है क्वेश्चंस को लेकर के। तो जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। सो व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रीन क्लॉज LC। जो ग्रीन क्लॉज LC है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एडवांस पेमेंट अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट रिटर्न अंडरटेकिंग ओनली, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट वेयर हाउसिंग प्रूफ, एडवांस पेमेंट विदाउट एनी कंडीशन। हमने बताना है ग्रीन क्लॉज LC का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता। सो कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर बनेगा C। तो जब भी आप वर्ड ग्रीन क्लॉज LC देखो तो उसको तुरंत आपने लिंक कर देना वेयर हाउसिंग के लिए। सो स्टोरेज ऑफ गुड्स इन ए वेयर हाउस, उसका प्रूफ चाहिए। हाउ डज ग्रीन क्लॉज LC डिफर फ्रॉम रेड क्लॉज LC इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी के एंगल से देखें तो ग्रीन क्लॉज LC और रेड क्लॉज LC किस प्रकार से अलग हैं? ग्रीन क्लॉज LC प्रोवाइड्स a slightly better security. Red clause LC provides slightly better security. Both provide same level of security. Neither provides any security. तो हमने बताना है सिक्योरिटी टर्म्स में इसमें से किस LC को हम बेटर मानेंगे डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के वर्ड से। तो डिस्टिंक्शन करने के लिए which LC that will be considered better। तो जो ग्रीन क्लॉज LC है वो स्लाइटली बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस मीन इट इज रिलेटिवली सेफ कंपेयर टू रेड क्लॉज LC। What additional document is required for advance payment in green clause letter of credit? ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए एडवांस पेमेंट के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न अंडरटेकिंग, प्रूफ ऑफ वेयर हाउसिंग या एक्सपोर्टर एंड नेगोशिएटिंग बैंक अटेंशन। तो ग्रीन क्लॉज LC में एडिशनल डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन क्लॉज LC में हमें एडिशनल एडवांस मिलने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग के अंदर गुड्स को स्टोर कर दिया है, तो ये प्रूफ चाहिए। Why were LCs typed out in red and green colors in the past? पास्ट में LC को टाइप करते समय रेड या ग्रीन कलर में क्यों टाइप आउट किया जाता था? तो एस्थेटिक रीजंस के कारण के अच्छे नजर आएंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के कारण, अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एक्सपोर्टर एंड नेगोशिएटिंग बैंक, या रैंडम ट्रेडिशन था ये। सो पास्ट में ग्रीन या रेड कलर में LCs को टाइप किया जाता था।
तो ऐसा क्यों किया जाता था, इसका आंसर हमने प्रोवाइड करना है। बिकॉज ये अट्रैक्ट करता था एक्सपोर्टर या नेगोशिएटिंग बैंक की अटेंशन, इसीलिए इसको किया जाता था टाइप रेड या ग्रीन के अंदर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहाँ हम सूटेबली इसको आंसर करेंगे। और अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें क्वेरी भेज सकते हैं, हम सूटेबली उसको आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको वो यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। तो क्विकली लाइक कर दीजिए, इससे पहले कि हम और क्वेश्चन को कवर करें तो क्विकली लाइक कर दीजिए आज के सेशन को। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद अदर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो कर दीजिए फटाफट इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो हमारे जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको हमारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम नहीं मिल रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, केवल आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को पुश कर देना है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइट एलसी। जो साइट एलसी होते हैं उनका जो प्राइमरी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? तो ऑप्शन हमारे हैं डेफर्ड पेमेंट है, नेगोशिएशन है, इमीडिएट पेमेंट है, या उसमें यूज आंस पीरियड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हमारा क्या बनता है? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? सो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें पेमेंट बेनिफिशियरी को इमीडिएटली मिल जाएगी, और साथ में ये भी याद रखना है कि बायर को डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे। सो बायर को डॉक्यूमेंट मिलेंगे ऑन मेकिंग पेमेंट। सो जब तक बायर पेमेंट नहीं करेगा तब तक बायर को डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन सेलर को पेमेंट इमीडिएट मिल जाएगी ऑन डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द नॉमिनेटेड बैंक। व्हाट इज अनदर नेम फॉर साइट एलसी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट? सो साइट एलसी का एक और नाम है, तो वो नाम कौन सा है? डेफर्ड पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, नेगोशिएशन एलसी, या यूज आंस एलसी? तो वो है डीपीएलसी, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एलसी। तो ये उसका दूसरा नाम है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस यूज आंस एलसी फ्रॉम साइट एलसी? तो जब हम इन दोनों एलसीज को देखते हैं तो यूज आंस जो एलसी है वो साइट एलसी से कैसे अलग है? डेफर्ड पेमेंट के कारण, नेगोशिएशन के कारण, इमीडिएट पेमेंट के कारण, या यूज आंस पीरियड के कारण? तो व्हाट इज द रीजन के डिस्टिंक्शन का पॉइंट आपको कौन सा लगता है? व्हाट इज द डिस्टिंक्शन पॉइंट्स विच डिस्टिंग्विश यूज आंस एलसी फ्रॉम साइट एलसी? तो यूज आंस एलसी के अंदर देर इज यूज आंस पीरियड। सो यूज आंस पीरियड मीन्स इसकी कोई मैच्योरिटी डेट होगी जो फ्यूचर में आने वाली है, यानी इसमें इमीडिएटली पेमेंट की जरूरत नहीं है बाय द बायर। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर यूज आंस एलसी? यूज आंस एलसी के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म कौन सी यूज होती है? डेफर्ड पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, नेगोशिएशन एलसी, या साइट एलसी? हमने बताना है ऑल्टरनेटिव टर्म कौन सी है यूज आंस एलसी के लिए। तो ये ऑल्टरनेटिव टर्म है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। सो दिस इज ऑल्टरनेटिव टर्म। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो और कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
Thank you friends and all the very best.